इंदौर में प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रयागराज कुंभ के लिए उनके 2 गाने रिलीज हुए हैं। इस बात को देश में प्रसारित करने के लिए उन्होंने इंदौर को चुना है क्योंकि इंदौर और मध्य प्रदेश भारतीय संस्कृति से सराबोर है। इंदौर की पत्रकारिता, मानवता और संस्कार अलग से दिखाई देते हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रयागराज कुंभ के लिए गाया हुआ गाना भी गुनगुनाया। यूँ तो 18 साल का करियर हो गया है आपके सभी के समक्ष और लगभग 2000 के करीब गाने हो गए हैं, 2000 के करीब कॉन्सर्ट्स हो गए हैं। अभी भी हम कॉन्सर्ट्स करने जा रहे हैं डोंडाइच महाराष्ट्र में, धूलिया में, बाई रोड जाएंगे यहाँ से। और ये समाचार इसलिए शेयर करने में और अच्छा लगता है कि जहाँ अपने मन के लोग रहते हों। ये जो धानी है, संस्कार धानी धरती, इंदौर की धरती, ये पूरा मध्य प्रदेश, ये कल्चरल इसको स्टेट कहता हूँ मैं, संस्कृति से भीगा हुआ है। तो यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ की मानवता, यहाँ की संस्कारिता ये बहुत अलग से दिखती है। तो ये बहुत हाईलाइट दिखती है मनुष्य के अंदर। देखिए यहाँ पर कोई तंबाकू खाता हुआ भी हो, मस्ती भी कर रहा हो, और मान लीजिए जोशी जी जैसे कुछ बोल दें कि अरे भाई इधर मत खाना, तो हंसते हुए समझ के वो आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि बदतमीजी की तरह पलट के बोले ना। तो ये जो एक दूसरे को समझने का तरीका है, जीवन के मूल्यों को समझने का तरीका है, ये वाली धरती है जहाँ पर आज हम बता रहे हैं कि महाकुंभ संगम, ये एक हमारा नया गाना है जो कि ट्रेंड कर रहा है, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे तो पता लगा हमारे इंदौर प्रेस क्लब को कि 2 मिनट हमारे लिए भी निकालना, ये गाने पर चर्चा हो जाएगी और आपके साथ थोड़ा वार्ता भी हो जाएगी। तो तब हम यहाँ आए हैं आप लोगों को बताने। ये गाना, देखिए गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, संगीत लोगों के हृदय बदलता है, मन बदलता है, संगीत में वो ताकत है। और अब संगीत की एक और विशेषता जो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। देखिए साहब, आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, कभी किडनी करा लिया, कभी ये करा लिया, लेकिन जो ट्रांसप्लांट के बाद भी आप अचानक जीवन में थोड़ा एक दुख से व्याप्त रहते हैं, अवसाद से आप, क्योंकि एक ट्रॉमा जो होता है, आफ्टर इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। उसमें भी संगीत काम आता है। संगीत आपको मेडिटेटिव फॉर्म की तरफ लेके जाता है, थोड़ा ध्यानस्थ रखता है, थोड़ा आपको इजी रखता है, स्ट्रेस बस्टर रखता है, थेरेपी रखता है, थेरेपी जिससे आपकी धमनियों में थोड़ा ऊर्जा आती है। तो संगीत में वो प्रभाव है। दूसरे, यदि वो कैलासा का संगीत हो, हम लोगों को ईश्वर की अनुकंपा है हम पर कि लिखना, कंपोज करना, गाना और संगीत निबद्ध करना, वो सब का जब ईश्वर का प्रसाद मिलता है तो उसके बाद प्रभाव वो दिखता है कि जिस प्रकार से अब ये गाना है महाकुंभ संगम, अब आप देखिए साहब, इस पे लाखों लाखों लोग रील बना रहे हैं। तो जब ये सब देखा दृश्य, तभी हमारी टीम ने बताया कि हाँ जी बताना चाहिए इस गाने को। तो इस गाने के बोल पहले बता देता हूँ, उसके बाद में महाकुंभ की विशेषता बताता हूँ कि इस बार का महाकुंभ क्यों विशेष है। ता खाए संगम में, कर तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। अंजुलि में भर कर इस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर में तर जाएंगे। लिए मन में पावन भक्ति चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। तो ये जो कुंभ चलें की एक बारंबारता है, मान लीजिए इसकी पुकार है कि चलाए वेती चराए वेती, एकला चलो रे और तुरिया तुरिया जा,
तुरिया तुरिया जा। तो ये जो जितने भी संत वाणी हैं, हमारे बड़े बड़े संत जितने भी हुए हैं, उनका भी यही हुआ है कि चलते चलो चलते चलो। अच्छा, अब क्योंकि ये तो महाकुंभ की यात्रा है, महाकुंभ की यात्रा विशेष इसलिए है क्योंकि जब हमारे विशेष ग्रह अपनी विशेष स्थिति पर होते हैं, सूर्य अपनी एक मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हमारे और भी ग्रह अपनी अपनी एक ऐसी विशेष स्थिति पर आते हैं, तो तब जो ऊर्जा संचारित होती है पृथ्वीलोक के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो न केवल शरीर के लिए, न केवल स्वास्थ्य के लिए, परंतु हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को संतुलित करने के लिए वो ऊर्जा बहती है। उस ऊर्जा में रहकर यदि आप स्नान करते हैं तो जल भी संचारित होता है, जिसे हम चार्ज कहते हैं। यानी गंगा जी भी चार्ज हैं, जमुना जी भी चार्ज हैं, उसमें डुबकी लगाने मात्र से आप चार्ज हो जाते हैं। ये जो पाप से मुक्ति, हमारे यहाँ का जो बिलीफ सिस्टम है हमारे सनातन का, ये पाप से मुक्ति का मतलब ही ये है, जब आप तन मन और बुद्धि आत्मा से शुद्ध हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं, आपका मन एकदम एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र जब होता है तब थोड़ी आप पाप करेंगे, तब आप पुण्य ही करेंगे। तो इसलिए आपके मन को बदलने के लिए परमात्मा की ऐसी ऊर्जा संचारित होती है कि आप इतने पावन जब अवसर आता है तो उस पे इकट्ठे होकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं। कितने लोग दान भी करते हैं और यही हमारी परंपरा, यही हमारी संस्कृति है। इस बार का कुंभ जो है, इस बार का महाकुंभ, वो विशेष इसलिए है कि 144 साल के बाद ये वाला घड़ी आई है जिसमें हम सबको ये परमात्मा की अनुकंपा मिली है कि 12 कुंभ के बाद, जो 12 कुंभ आए थे महाकुंभ, उनके बाद पूर्ण महाकुंभ ये आया 144 साल के बाद। अब ये इस वाली जनरेशन के लिए जो इसको दृष्टा बन के, साक्षी बनकर देख रहे हैं, उनके लिए ये वाला कुंभ फर्स्ट और लास्ट, यानी प्रथम और अंतिम, ये कुंभ होगा। 144 साल तो अपने यहाँ कोई कहाँ जीता है भौतिक युग में, तो ये इसलिए विशेष है ये वाला महाकुंभ। अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। हमला उनके घर में घुसे शख्स ने किया है। गंभीर हालत में सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक देर रात सैफ के घर में एक अज्ञात शख्स घुसा। उसने अभिनेता पर चाकू से हमला कर दिया है। हमले में सैफ अली खान को चोट आई है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार नौकरानी का बयान दर्ज करेंगे। पुलिस को नौकरानी के रोल को लेकर संदेह है। क्या नौकरानी ने कराई कथित चोर की एंट्री? नौकरानी के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद बयान दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सैफ के स्टाफ के 3 लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा। सैफ अली खान हमला मामले में मुंबई पुलिस ने 7 टीम का गठन किया है जो हर एंगल से जाँच कर रही है। वहीं कई बयान भी सामने आए हैं। सैफ अली खान के घर में घुसकर चोरों ने उन पर रात को जानलेवा हमला किया, चाकू से घोंपकर उनको घायल कर दिया, उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। ये सब खबर सुनकर मन बहुत दुखी होता है कि अगर इस देश में सेलिब्रिटी जो वीआईपी लोग हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, सैफ अली खान को चाकू से घोंप दिया जाता है, बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची है महाराष्ट्र में कि नहीं? मुंबई पुलिस हो चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, उनके ऊपर जो गृह मंत्री जी बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनको, अरे हम लोग अगर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे मुंबई जैसे शहर में, और इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, सैफ अली खान कोई साधारण आम चलते आदमी नहीं है, नवाब पटौदी के खानदान से है, एक फिल्म स्टार है, तो ऐसे लोग भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए कि आम आदमी का क्या होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोग डरे हुए हैं कि अगर सैफ अली खान के घर में चोर घुस के चाकू से हमला कर रहे हैं तो फिर किसी झुग्गी झोपड़े में घुसकर तो कभी भी किसी को मारा जा सकता है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिभावान कलाकार सैफ अली पर जो हमला हुआ है
पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है, इस प्रकार की जानकारी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में सेना का बम फटने से लकड़ी बीनने गए एक ग्रामीण की मौत हो गई। इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में अक्सर सेना अभ्यास में बिना फटे बम अनजान जगहों पर पड़े दबे रहते हैं। उनसे कई बार जनहानि हो जाती है। दरअसल बुधवार की दोपहर बाद 55 वर्षीय किशन प्रजापति अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र आर्मी बैरछा में रेंज में लकड़ी बीनने गया हुआ था, जो फायरिंग रेंज के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री के फटने से किशन की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पत्नी से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि जमीन के अंदर कुछ चमकदार धसी हुई वस्तु नजर आई है, जिसे जमीन के अंदर से खींचकर निकालते समय हाथ में फट गया, जिस कारण आई चोटों से मौके पर उसके पति की मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी पास के जंगल में थी, जो सुरक्षित है। घटना स्थल से बॉडी रिकवर कर पीएम के लिए भेजी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बरगोंदा थाना क्षेत्र में एक आर्मी फायरिंग रेंज है, जहां पर एक पति पत्नी जाकर लकड़ी बीनने गए थे और उनमें वहां पर पति को कुछ एक वस्तु दिखी थी। जब उसने उसको छुआ तो वो फट गई थी और इसके कारण पति की जो है वो डेथ हो गई है। वहां पर अभी फ़िलहाल मर्ग कायम किया गया है और आगे की जांच जो है पुलिस कर रही है। ये प्रतिबंधित एरिया में जी, ये प्रतिबंधित फायरिंग रेंज है और ये प्रतिबंधित है। तो महिला की कोई घायल नहीं? नहीं, पत्नी अभी जो है वो ठीक है। खबर मुरैना से आ रही है। जौरा तहसील में 15 जनवरी बुधवार को नपा अध्यक्ष अखिल महेश्वरी द्वारा जौरा नहर में नल जल योजना को लेकर एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक एवं नगर पालिका के अधिकारी और इंटरजेन एनर्जी के अधिकारी संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। नपा अध्यक्ष अखिल महेश्वरी ने आज शहर के जागरूक लोगों के साथ मिलकर एक कमेटी भी बनाई है, जिसका काम नल जल योजना की इंटरजेन कंपनी के संपूर्ण कार्य की सतर्कता के साथ निगरानी करना होगा। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के संपूर्ण कार्य का मूल्यांकन करने के साथ साथ पेयजल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी पूरी सावधानी बरतते हुए अपने कार्य को समय सीमा में पूर्ण करे तथा समय समय पर कंपनी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ताकि नागरिकों को कोई संकट उत्पन्न न हो तथा कंपनी अपने कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट नपा अध्यक्ष को लगातार प्रस्तुत करती रहे। अगर कंपनी द्वारा नगर क्षेत्रवासियों की सुविधा को दरकिनार करते हुए पूरे मानकों के अनुरूप कार्य करने में कोई भी लापरवाही या उदासीनता बरती गई तो नपा अध्यक्ष महेश्वरी के द्वारा मनोनीत उक्त कमेटी कंपनी के अधिकारियों के समक्ष अधिकार पूर्वक अपनी बात रख सकेगी और कंपनी के अधिकारियों को इस कमेटी की न्याय संगत बातों को नागरिकों के हित में मानना होगा। अगर कंपनी कमेटी के द्वारा जनहित में की गई सिफारिशों या दी गई हिदायतों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर अमल नहीं करेगी तो नपा अध्यक्ष महेश्वरी को कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने हेतु विवश होना पड़ सकता है।
ग्वालियर के भितरवार के तत्कालीन तहसीलदार पर रेप की एफआईआर महिला ने थाने में दर्ज कराई गई है। तहसीलदार पर डकैती सहित 16 संगीन अपराध पहले भी हुए हैं दर्ज। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। आपको बता दें कि ग्वालियर के भितरवार के तत्कालीन तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान पर 34 वर्षीय पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि तहसीलदार ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पीड़िता का कहना है कि दरअसल पीड़िता का आरोप है कि 2008 में तहसीलदार शत्रुघ्न से उसकी मुलाकात हुई थी। शादी का वादा कर 17 साल से वह उसका यौन शोषण कर रहा था। 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। तहसीलदार ने पोस्टिंग वाली जगह पर साथ में रखा था। इस दौरान अपने दोस्त से भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनवाए। उनकी 3 पत्नी पहले से हैं, जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया था। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले से ही उसे लगातार धमकी मिल रही है। ऐसे में जब उसने फिर एफआईआर दर्ज करा दी है, जिससे उसकी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री से पीड़िता ने मांग की है कि इस मामले में उन्हें न्याय दिलाया जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि कल एक महिला हमारे यहाँ आई। कल एक आवेदन उसने प्रस्तुत किया, जिसमें उसने बताया कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान उसके संपर्क में 2007 से आए, जब से महिला का पति एक्सपायर हो गया था, जिस समय में इनकी पोस्टिंग थी और उस समय मेरे जेठ के संपर्क में थे। वहीं से इनकी जेठ से दोस्ती हुई और इस दौरान इस लड़की से मुलाकात हुई, तो दोनों की मुलाकात आगे बढ़ी। फिर तहसीलदार ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस प्रकार शादी का झांसा देकर जब से उसको इससे अपने पोस्टिंग प्लेस पर जगह जगह रख रहे हैं और उसके साथ शादी नहीं की। इसी दौरान इनसे एक लड़का भी है जो कि 12 वर्ष का है। उसने कहा कि भाई मुझे रखो, अपने साथ रखो, तो उन्होंने अभी कुछ वर्षों से उसका पैसा देना बंद कर दिया है और उन सभी बात नहीं बनी, तो इन पर अपराध दर्ज किया गया है। धारा 69 BANS 115 और 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अटैच है। कलेक्ट्रेट में ये इसे परिवार से छुपा कर रखते थे और जगह जगह पोस्टिंग प्लेस रहती थी और लगातार इसके साथ लगातार शोषण हो रहा था। मैं बेबुनियाद एफिडेविट था। मुझे बिना पढ़ाए बिना लिखाए गांव के 2 सीधे साधे लोग बुलाए, उनसे साइन करवाए, मेरे से भी साइन करवाए और मुझे पढ़ने तक भी नहीं दिया, ले गए अपने साथ। तब मैंने उनको फ़ोन करके कहा तुमने ना पढ़ने भी नहीं दिया, इसमें क्या लिखवाया? तो सवेरे उसको मैं देख रही हूँ तो उसमें लिखा है कि कुछ पैसे उनने मेरे को दिए हैं, उस पैसे को मैंने इसलिए केस किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको देखा ही नहीं है राजीनामा में क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। आपकी शादी कब हुई थी? इनने रतनगढ़ वाली माता पे 2010 में मेरे साथ शादी की थी। मेरी पहले शादी हो चुकी थी, छोटे में ही मेरी शादी हो चुकी थी, पति एक्सपायर हो गए थे मेरे। तो मैं उसके बाद 2 साल तक रिलेशन में रहे घर में। 10 से 20 लाख रुपए खर्च किया घर में इनने और हमारे सब लोगों ने घर में आने की मान्यता दे दी, तो जो घर में आते जाते रहते थे। फिर मुझे कैलारस ले गए, 1 साल वहाँ रखा, 5 महीने जौरा में रखा। अजीरे में ग्वालियर आए, तब से मेरे साथ ये शोषण करते आ रहे हैं। पराए आदमियों के साथ, अपने लोगों के साथ, सबके मतलब खुद भी और इसके साथी भी हमारे साथ बलात्कार जैसी काम किए हैं सर मेरे साथ। कितने साथी रहे होंगे इनके? 2-3 साथी। एक मुझे 13 का याद है कि जो आदमी था, मैं इतनी रोई गिड़गिड़ाई थी, जो पहली घटना थी। उसके बाद 2-3 लोग और आए हैं इसके साथ में। उसने खुद जानबूझ के सोच समझ के 5वीं शादी करी ना, 4थी शादी करी, तब से जी हमें परेशान कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि मैं इसके रास्ते में बीच में कंप्लेन का कहती रहती थी कि तुम 4थी शादी कर रहे हो, मैं कंप्लेन करूँगी। इस वजह से इसने मुझे मेरे उल्टा सीधा धमकी दे रहा है कि तुम मुझे पैसा कर रही हो, ब्लैकमेल करने क्या क्या। अभी आप इनके साथ ही रहती हैं? मैं अभी अपने भैया के मकान में रहती हूँ, लेकिन 4 साल से ये मेरे साथ नहीं आ रहा, क्योंकि 4थी शादी करके ये अपनी सेकंड पत्नी को भी छोड़ के अनीता को जा चुका है। अभी कहाँ काम कर रहे हैं? अभी भितरवाड़ में थे तहसीलदार, उसके पहले उदयपुरा तहसील में थे, जिला राज। अभी कल वकील साहब के द्वारा मैंने कलेक्टेड में दिए, तब सुनवाई हुई है, तो उसको वहाँ से हटा दिए गए हैं, यहाँ से पता चला है, देखा मैंने। और आप हमारी सुनवाई कीजिए सर, बताइए महिला थाने में हमारी सुनवाई हो, हमें न्याय दिलवाया जाए। जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, मेरी बुनियाद है। जो मैं कह रही हूँ, मेरे आवेदन में जो भी लिखा है बिल्कुल सत्य घटना है। कि कैसे भी इनको बदनाम किया गया और बदनाम का भय दिखा रहे हैं पहले कि मैं इनसे डरा ही नहीं किसी प्रकार। मैंने मेरी इस पर जांच हो जाएगी, मेरे तेरे संबंध तेरे पूरे चोरी करके ले। हाँ एक डॉक्यूमेंट दिखाया ना, ऐसे आ जाओ आप आगे। माननीय न्यायालय हेलो षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर के यहाँ ये प्रकरण चल रहा है।
12/10/2020। इसमें सुमन यादव ने स्वयं स्वीकारा है और लिखित में दिया है। देखो ये दिख रहा है 2010 में यादव से शादी हुई है और 2014 में दोनों अमित यादव और सुमन यादव के संसर्ग से राम यादव नाम का लड़का पैदा हुआ है। कल एक महिला हमारे यहाँ आई, एक लेखी आवेदन उसने प्रस्तुत किया जिसमें उसने बताया कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान उसके संपर्क में 2007 से आए, जब उस महिला का पति एक्सपायर हो गया था। जिस समय रौन में इनकी पोस्टिंग थी तहसीलदार साहब की, उस समय इसके जो जेठ थे उसके संपर्क में आए, उससे दोस्ती हुई और उसी दौरान इस लड़की से मुलाकात हुई। तो दोनों की मुलाकात आगे बढ़ी। उन्होंने कहा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इस प्रकार शादी का झांसा देकर जब से उसको इससे अपने पोस्टिंग प्लेसेस पर जगह जगह रख रहे हैं और उसके साथ शादी नहीं की। इसी बात और इसके एक लड़का भी है जो कि 12 वर्ष का है। उसने कहा कि भाई मुझे रखो, अपने साथ रखो। तो उन्होंने अभी कुछ वर्षों से उसका पैसा वैसा देना बंद कर दिया, खर्चा पानी देना बंद कर दिया। इस बात से इनका विवाद चल रहा था और इनकी बात नहीं बनी तो फिर इनके ऊपर FIR हुई है। धारा 69 BNS 115 के और 74 के तहत FIR दर्ज हुई है। और अभी कहाँ पोस्टेड है, कुछ बताया? अभी ये भितरबार तहसीलदार पे पहले पोस्टिंग थी, अभी इनकी अटैच है, कलेक्ट्रेट में है। और कुछ जानकारी बताई उसने महिला ने कैसे? नहीं, ये लगातार अपने परिवार से छिपा कर रखते थे और जगह जगह जहाँ पोस्टिंग प्लेस रहती थी वहाँ इसको जगह जगह रखा जाता था और इसके साथ लगातार शोषण हो रहा था। सोनभद्र में विधायक खेल महाकुंभ के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सोनभद्र में स्विट्जरलैंड बनने की क्षमता। सोनभद्र प्रदेश ही नहीं देश की धरोहर समेटे हुए है। यहाँ जीवन की उत्पत्ति के प्रमाण जीवाश्म प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक संपदा से परिपूर्ण सोनभद्र के पौराणिक स्थलों का विकास संवर्धन कराया जाएगा। ग्रीन एनर्जी पार्क को विकसित करते हुए ऊर्जा राजधानी का दर्जा रखने वाले सोनभद्र को ग्रीन एनर्जी का हब बनाया जाएगा। कहा, इन्वेस्टर्स समिट के जरिए सोनभद्र में 1,97,00,000 निवेश का प्रस्ताव आया है। इससे 40,000 नौकरियां पैदा होंगी। बाबा विश्वनाथ राम की अयोध्या और प्रयागराज के महाकुंभ को नए भारत की पहचान बताते हुए कहा कि भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ अग्रसर है। सोनभद्र के विधायक खेल महाकुंभ को खेल और खिलाड़ियों के संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए पूरे प्रदेश में विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन कराने की बात कही। कहा, सोनभद्र में हुए इस आयोजन में 11,000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। पूरे प्रदेश में इस आयोजन के जरिए 4 लाख खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने खेल खिलाड़ियों के संवर्धन की दिशा में सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि सोनभद्र में CSR के जरिए खेल शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काम करने की नसीहत दी। कहा कि खेल सिर्फ तन मन को स्वस्थ रखने का ही साधन नहीं, यह एक कैरियर भी है। इसको ध्यान में रखते हुए किशोरों युवाओं से खेल के क्षेत्र में आगे जाने का आह्वान किया। इस पर कार्य हो रहा है, सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी तमाम प्रकार की गतिविधि कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर ओलंपिक में, अगर ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक एकल गेम में जीतता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको अलग से 6 करोड़ रुपए देती है। रजत पदक जीतती है तो 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए सरकार देती है। ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक पर टीम गेम में रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ उपलब्ध कराती है। एशियन गेम में यह राशि स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता सरकार उपलब्ध करवाती है। विश्व कप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए और ओलंपिक में प्रदेश का कोई खिलाड़ी प्रतिभाग करता है तो उसे 10 लाख रुपए उस खिलाड़ी को हम राज्य सरकार के द्वारा वहां पर प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहन सहयोग देते हैं। कॉमनवेल्थ
एशियन गेम्स विश्व चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता हम खिलाड़ी को अलग से देते हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि खेल भी अपने आप में एक कैरियर है। जो खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में सफलता पूर्वक आगे बढ़ते हैं, हम उन खिलाड़ियों को फिर सम्मानित करते हैं, सरकारी नौकरी में भी जगह देते हैं। ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों को, एशियाड और कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम लोग, या वर्ल्ड चैंपियनशिप में सरकार उन्हें मेडल जीतने पर सरकारी नौकरी भी देती है। आपने देखा होगा ललित उपाध्याय ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, हमने उसको मेडल जीतने पर डिप्टी एसपी का पद सीधे दिया। राजकुमार पाल भारतीय हॉकी टीम के सदस्य, ओलंपिक में मेडल जीता टीम ने, हमने उसको डिप्टी एसपी का पद सीधे दिया। ऐसे ही कई खिलाड़ियों को हम लोगों ने इन पदों के साथ जोड़ा है और अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस, खेल विभाग और अन्य तमाम विभागों में सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार या खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रति माह हम उसे वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। विरुद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता भी सरकार देती है। और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर वहां कार्य चल रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र जनपद में हर घर नल योजना में से 3,951 घरों को कनेक्शन के सापेक्ष अब तक 2,53,537 घरों को, यानी 81% घरों को हम कनेक्शन का कार्य पूरा कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण 3,394 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है और परियोजना के जनपद सोनभद्र के दुग्धी ओबरा के 108 गांवों के लगभग 50,000 से अधिक कृषक परिवारों की 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा भी इससे प्राप्त होगी। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जब मैं पिछली बार आया था, यहां पर संजीव गौड़ और यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को यहां पर पट्टा वितरण की कार्रवाई को और खतौनी वितरण की कार्रवाई को, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 16,000 से अधिक पट्टों को अब तक यहां पर वितरण करने का कार्य भी संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार की अन्य तमाम योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे वह किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं के बीच धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भी जनजातीय बाहुल्य गांवों को विभिन्न आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का काम किया जा रहा है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद की 176 गांवों को इसके लिए चयन किया गया है और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए पीपरखाड़ कोन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी कराया गया है और अन्य
ब्लॉकों को भी इसके लिए चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि अब सोनभद्र तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने यहां पर रोजगार की, यहां पे 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश यहां के लिए अकेले, यानी 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सोनभद्र जनपद के लिए आए हैं। अगर ये सभी इंप्लीमेंट हो गए तो मान के चलिए कि 40,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी इससे। ये सभी कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। सरकार के द्वारा तमाम अन्य उपयोगी कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार जिस मंशा के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वह सोनभद्र को ऊर्जा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके न केवल यहां के सर्वांगीण विकास का, बल्कि अनुसूचित जाति और हमारे जनजातीय समुदायों को विकास और सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में जनपद सफल होगा। आज का एक कार्यक्रम विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम, मैं चाहूंगा कि अन्य विधानसभाओं में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम ब्लॉक, न्याय पंचायत, ब्लॉक और फिर विधानसभा स्तर पर करके फिर इनमें से जिले स्तर पर भी एक कार्यक्रम होने चाहिए और उनका सम्मान, जिले का महोत्सव जब हो उस महोत्सव में उनका किया जाना चाहिए। हर तबके का होना चाहिए, क्या बच्चों का, क्या युवाओं का, क्या अधेड़ उम्र के लोगों का, क्या बुजुर्गों का, क्या पुरुषों का, क्या महिलाओं का, सभी को जोड़ा जाना चाहिए। तब एक समग्रता उसमें दिखेगी और प्रयास होना चाहिए कि जो प्रतिभा है जिन खिलाड़ियों में, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर जूते मोजे नहीं, ट्रैक सूट नहीं, तो यहाँ पे तमाम संस्थाएं काम कर रही है, उनसे कहना चाहिए कि CSR का पैसा उन बच्चों के लिए जूते मोजे लेने के लिए, ट्रैक सूट खरीदने के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उपचुनाव को लेकर मिल्कीपुर में आज प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आयोजित नामांकन सभा से टिकट के सभी प्रमुख दावेदारों ने किया किनारा। नहीं दिखे मंच, भाजपा में दिख रहा भारी असंतोष। आखिर क्यों, क्या खेला होगा कोई या सब कुछ शांत होगा? और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ सहित दर्जनों दावेदारों ने किया किनारा। सभा में नहीं आए नजर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मिल्कीपुर पहुंचे। मिल्कीपुर पेट्रोल पंप के बगल मैदान में हो रही जनसभा भाजपा की नामांकन जनसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, JPS राठौर, गिरीश चंद्र यादव, सतीश चंद्र शर्मा, दया शंकर मिश्रा, दयालु महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक अमित सिंह चौहान, रामचंद्र यादव, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह, धर्मेंद्र सिंह टिल्लू, प्रियंक पांडे व अवनीश पटेल, भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने किया नामांकन। पूर्व सांसद लल्लू सिंह के साथ 2 सेट में व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ में 2 सेटों में किया नामांकन। नामांकन के समय सभी 6 मंत्री रहे मौजूद। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्हें इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिल गया है, उससे विपक्षी विचलित है और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव एक सामान्य परिवार के विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के, राम विरोधियों के विरोध में जाएगी। खोदेश जी ने कहा है कि योगी जी वोट लेके नहीं आएंगे, इसमें क्या कहेंगे? ये वोट हमारा है मिल्कीपुर का। जय श्री राम। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर कार्रवाई न होने को लेकर आज ग्राम धुलेट में इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धरना देने के लिए और रोड जाम करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। पुलिस ने सभी पदाधिकारी को समझाया, लेकिन वह रोड जाम करने को लेकर अड़े रहे, जिस पर पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राकेश सोलंकी समेत करीब 10 पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को
गिरफ्तार कर राजगढ़ थाने पर भेज दिया। मौके पर सरदारपुर एसडीओपी विश्वजीत सिंह परिहार, तहसीलदार मुकेश बामनिया, राजगढ़ टीआई दीपक सिंह चौहान सहित सरदारपुर अनुभाग के 4 थानों व 2 चौकियों का पुलिस बल पर बड़ी मात्रा में तैनाती रही। जौरा में ड्रीम्स ग्लोबल विद्यालय का वार्षिक महोत्सव उमंग 2025 कल अनिल सिनेमा में बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जौरा नगर अध्यक्ष अखिल महेश्वरी उपस्थित रहे। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पराशर, शिक्षाविद डॉक्टर नीरज पराश, राकेश शर्मा, सीना सेट्स के रीजनल मैनेजर मुकेश गंगोत्री, राधा मोहन शर्मा और धर्मेंद्र शिकरवार ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का मंच संचालन कुशलता पूर्वक वैशाली पराशर द्वारा किया गया। बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। नृत्य, गायन और नाटक जैसे कार्यक्रमों ने सभी को मनमुग्ध कर दिया। विद्यालय के संचालक अरुण शर्मा और सूरज शर्मा ने इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के आगामी लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अखिल महेश्वरी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस पूरे कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले सभी बच्चों को पुरस्कृत किया, जिसमें पत्रकार यूनिस खान की बेटी सोफिया खान ने प्रथम विजेता का पुरस्कार जीता। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आज आपके द्वारा एक फंक्शन किया गया है, इस फंक्शन का पूरा उद्देश्य क्या था और कब यह फंक्शन किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया बंधु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह जो उमंग 2025 का कार्यक्रम हमने रखा, ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपने देश में विभिन्न प्रकार की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, ये सभी जो कल्चर्स हैं उनको सिखाने के लिए, उनके समक्ष लाने के लिए ये आज का कार्यक्रम हमने किया। और ऐसे तमाम कार्यक्रम हम वर्षों से करते आ रहे हैं। ड्रीम्स ग्लोबल परिवार और सक्सेस पॉइंट परिवार दोनों ही समय समय पर बच्चों के उचित मार्गदर्शन के लिए इस तरीके कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं।